वेलकम क्लास 11। तो चलिए बेटा, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में आगे अपेक्षित वेग के बारे में बात करेंगे बेटा। अपन रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, क्या होता है हमारा अपेक्षित वेग, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको पहले अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, सपोज मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है बेटा। क्या है ये? एक ट्रेन है, ओके। और यहाँ पे ए और बी बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे ए और बी बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई सी है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब ये ट्रेन चल रही है, बिल्कुल चलते जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ जब जाती है बेटा धनात्मक दिशा में, तो इसको हम बोलेंगे 50 किलोमीटर ऐसे जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक 50 किलोमीटर मान लीजिए अभी, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वेग लिखूं, वेग, तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले समझिएगा, है ना। वी ए बी, इसका मतलब क्या है बेटा कि ए का वेग बी के सापेक्ष, समझिएगा इसको, ए का वेग बी के सापेक्ष, मतलब ए का जो वेग होगा बी के सापेक्ष कितना होगा, ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है बेटा। ध्यान से समझिएगा कि ए का वेग बी के सापेक्ष, मतलब अगर बी देखेगा तो ए का वेग कितना होगा ये बताएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम वी बी ए, तो अब क्या हो जाएगा, अब बी का वेग ए के सापेक्ष, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब b का वेग देखा जा रहा है किसके द्वारा बेटा, a के सापेक्ष, मतलब a वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए, अब यहां पे देखिए बेटा v c a, ठीक है। तो c का वेग किसके सापेक्ष बेटा, a के सापेक्ष, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब c का वेग देख रहे हैं, c का वेग a के सापेक्ष, मतलब देख कौन रहा है, a देख रहा है c को। क्लियर है बेटा, इतना आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, फिर उसके बाद v a c, तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, a का वेग किसके सापेक्ष, c के सापेक्ष, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब क्या हो रहा है कि A का वेग जो है वो किसके, C के सापेक्ष, मतलब इस बार अब C देख रहा है A को कि उसका वेग कितना है। अब आया समझ में यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कोई क्लियर हो गई, सब क्लियर हो गया, ठीक है। अभी सब समझते जाओ बेटा, फिर उसके बाद में मैं आपको ये पूरा बताऊंगा, डोंट वरी, अभी सब समझते जाओ। अब देखो क्या हो रहा है, C यहाँ पे है, C इन दोनों को देख रहा है और ट्रेन अगर चल रही है तो इसके हिसाब से ये दोनों तो मोशन कर रहे हैं, ये दोनों तो गति कर रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। लेकिन A और B अगर आमने सामने हैं और B अगर कोई अगर B से पूछे कि A की गति क्या है, तो वो क्या बताएगा, वो तो जीरो है, क्योंकि वो तो उसके सामने बैठा हुआ ना, ट्रेन चल रही है, वो थोड़ी चल रहा है ना। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि A का वेग B के सापेक्ष कितना हो जाएगा, भाई A का वेग B के सापेक्ष, मतलब B अगर इसको देखे तो इसका वेग कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो तो बैठा हुआ है ना। वैसे ही अगर B का वेग देखें A के सापेक्ष, अब A से पूछेंगे कि B का वेग कितना है, तो वो बोलेगा ट्रेन चल रही है, B तो बैठा ही हुआ है अपनी जगह पे, B तो अपनी जगह पे बैठा ही हुआ है, तो उसका भी कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर होता है इतना। फिर उसके बाद में C का वेग A के सापेक्ष, अब देखिएगा ध्यान से बेटा यहाँ पे कि C का वेग देख रहा है A के सापेक्ष, मतलब अब A को बोला गया कि C को देखो और C का वेग कितना है, तो भाई ट्रेन जा रही है ऐसे, ठीक है, तो उसको ये C कैसा दिखाई देगा, इस तरफ जाते हुए दिखाई देगा, तो ये क्या बोलेगा, ऋणात्मक 50 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर, कितना, ऋणात्मक 50 किलोमीटर, ठीक है, ये बता देगा उसका वेग, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। फिर A का C के सापेक्ष, A का वेग C के सापेक्ष, अब अगर C को बोला जाए कि A का वेग बताओ, तो A का कैसे बताएगा वो, भाई उसके तरफ से तो ये यहाँ से कहाँ जा रही है, ये देखो, ये इस तरफ जाएगा, भाई उसके सामने से निकल रहा है वो, है ना। भाई ये खड़ा है C, ठीक है, और ये A, तो ये
जा रहा है, ये देखो, तो इसके सापेक्ष तो ये तो धनात्मक दिशा में जा रहा है ना। कैसा जा रहा है? धनात्मक दिशा में जा रहा है। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा? धनात्मक 50 किलोमीटर। क्लियर होता है बेटा यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब VAB निकालेंगे कैसे बेटा, है ना? VAB हम निकालेंगे कैसे, ठीक है? चलिए तो निकालें। तो कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। VAB अगर हमको निकालना है बेटा तो VB माइनस VA करना पड़ेगा अपन को। आया समझ में? क्या करना पड़ेगा? VB माइनस VA करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो VA निकला कैसे, इसका फॉर्मूला देखो, VAB तो VB माइनस VA, है ना? चलो अब देखो ध्यान से भाई, VA कितना है बेटा? ये भी इस दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का 50, ठीक है। फिर VB कितना है बेटा? प्लस का 50 किलोमीटर। भाई एक ही दिशा में तो जा रहे हैं दोनों, तो धनात्मक है ना। तो अब ये जीरो कैसे आया? सापेक्ष वेग जीरो कैसे आया? अब उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो देखो ध्यान से, VB कितना है हमारे पास में? प्लस का 50, ठीक है। फिर माइनस VA कितना है हमारे पास में? प्लस का 50, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया बेटा? माइनस। तो ये देखो ये कैंसिल, तो ये आ गया जीरो। इस तरीके से आपने निकाल लिया। बिल्कुल यही करना है आपको, न्यूमेरिकल में भी यही चीज़ को अप्लाई करना है आप लोगों को। आया समझ में? क्लियर बेटा? ठीक है, बोलो क्या यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं ना? क्लियर। वैसे ही आप BA का भी निकाल सकते हो। तो BA का कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से यहाँ पे BA का कैसे निकालेंगे हम। तो VBA तो क्या करना है? VA माइनस VB ये करेंगे अपन, है ना। तो VA कितना है बेटा हमारे पास में? प्लस का 50। फिर माइनस VB कितना है? प्लस का 50, है ना। फिर ये प्लस माइनस, ये देखो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो फिर से क्या आ गया? जीरो, है ना। ठीक है, अब ये धनात्मक 50 और ऋणात्मक 50 कैसे आए इसको देखते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई, ये वाला पहला आ गया आप लोगों को समझ में, ठीक है। तो बिल्कुल यही है बेटा, देखो V2 माइनस V1, ठीक है। और वेग को कैसे निकालते हैं हम? DS, है ना। DS मतलब क्या? देखो बेटा वेग कैसे निकालते हो आप? वेग कैसे निकालते हो? वेग आपका होता है ds/dt, ठीक है। यही होता है ds/dt। क्लियर भाई? ये क्या है आपका? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। ऐसे ही तो निकालते हैं अपन, है ना। वेग विस्थापन में परिवर्तन, तो भाई ds माइनस ds, ठीक है, ऑन dt, ठीक है। इसकी जगह dt भी कर सकते हो, t भी कर सकते हो, दोनों चीज़ है, ठीक है। क्लियर। तो यही अपन ने किया है बेटा, ds t माइनस ds t, यही तो किया है। ये देखो ये 1 के लिए a, 2 के लिए है ये, और ये 1 के लिए है बेटा, ठीक है। तो ds2 माइनस ds1, ये ऐसे कर सकते हैं अपन। क्लियर। तो वही फॉर्मूला लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है बेटा। क्लियर आता है यहाँ तक समझ में? चलिए अब गति के समीकरणों को पढ़ेंगे बेटा अपन, ठीक है। हो गया इतना, नोट कर लो इसको। क्लियर। चलिए अब इसके बाद में हेडिंग लगा लीजिए आप, एक समान त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन वेग तथा विस्थापन वेग तथा त्वरण में संबंध, ठीक है। ये तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन वेग तथा त्वरण में संबंध बताइए। अब देखो बच्चों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से जन्म लेगा आपका गति का समीकरण। गति के समीकरण बनेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है। गति के 3 समीकरण, ठीक है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको मिलेंगे बेटा गति के 3 समीकरण। क्या बनेंगे? गति के 3 समीकरण।
ठीक है। चलिए, अब पहली बात, ये जो गति के 3 समीकरण हैं बेटा, ये क्या होंगे? एक समान गति के लिए हैं। किसके लिए हैं? एक समान गति के लिए। ठीक है, क्लियर? एक समान गति के लिए। ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे त्वरण क्या होगा बेटा? नियत होगा। कैसा होगा? नियत होगा, मतलब कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? जो त्वरण मतलब एक्सेलरेशन बेटा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारे पास में क्या आता है बेटा? u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या बताता है बेटा? वेग और समय के बीच में। किसके बीच में बेटा? वेग और समय के बीच में। समय के बीच संबंध बताता है बेटा। आया समझ में? क्लियर? पहला समीकरण ये बता रहा है हमको। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे u आपका क्या है? ये है बेटा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और v है बेटा आपका अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। ठीक है, a आपका क्या है बेटा? त्वरण है। क्या है? त्वरण है। आया समझ में? ये चीज़ें अपन कर चुके हैं बेटा। देखिए अपन को करना क्या है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है बेटा, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, तो यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग u मान लेंगे, और जहाँ पे ये पहुँच गई बेटा, ठीक है, तो ये इसका अंतिम वेग हो जाएगा v, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक ये गई है, तो विस्थापन हुआ ना, इसका दूरी तय की ना, तो ये s है। ठीक है, क्लियर? आया समझ में? और यहाँ से यहाँ पहुँचते तक कुछ ना कुछ त्वरण भी होगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? ये रहा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? अब हमको क्या करना है भाई? इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना। कुछ ना कुछ टाइम भी तो लिया होगा इसने, है ना। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम भी लिया होगा भाई। इस वस्तु A ने B तक पहुँचने में कुछ ना कुछ समय भी लिया होगा। तो बस u s v t इन्हीं में हमें संबंध निकालने हैं बेटा। क्लियर? आया समझ में? तो पहला समीकरण अपन निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला समीकरण को सिद्ध करते हैं, इसको निकाल के लाते हैं। तो कैसे आएगा? हम जानते हैं कि त्वरण, त्वरण मतलब a बेटा। ठीक है, a क्या होता है बेटा? ये प्रारंभिक वेग a, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या होता है बेटा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही होता है बटा समय। भाई अपन ने लास्ट क्लास में निकाला था ना, तो अंतिम वेग क्या है हमारे पास में? v, यही है, माइनस प्रारंभिक वेग क्या था? u अपॉन में t, और यहाँ पे क्या है बेटा? ये a, तो इस t का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? v माइनस u, और माइनस u को यहाँ ले आओ, तो u प्लस ए टी बराबर v। तो ये आ गया बेटा आपका गति का पहला समीकरण। ठीक है, इसको पहला समीकरण भी आप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी की सहायता से आगे आने वाले भी अपन करेंगे बेटा। आया समझ में? क्लियर? चलिए अब दूसरे समीकरण पे आए। ठीक है, दूसरे समीकरण पे, तो दूसरा समीकरण क्या कहता है बेटा? दूसरा समीकरण है आपका s बराबर यू टी, इधर देखो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है आपका। क्लियर? तो ये कैसे आएगा बेटा? ध्यान दीजिएगा कि ये हमको क्या बताता है, जैसे वेग, ठीक है, हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है बेटा? वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय, यही होता है बेटा। ठीक है, तो वेग हमारे पास में यहाँ पे देखो ना, 2 वेग हैं। कितने हैं बेटा? 2। तो हम इनका क्या करेंगे कि औसत वेग लेंगे। ध्यान से समझिएगा, वेग हमारे पास में यहाँ 2 हैं। ठीक है, यहाँ 2 वेग हैं बेटा। ठीक है, वेग कितने हैं? 2। एक है प्रारंभिक वेग, ठीक है, u, और दूसरा क्या है बेटा हमारे पास में? अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग v। तो हम क्या ले लेंगे बेटा? औसत वेग। क्या ले लेंगे? औसत वेग।
ठीक है, तो औसत वेग क्या होता है बेटा, दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़ देंगे, u प्लस वी और बटा 2, इसी तरीके से निकालते हैं अपन, बराबर s बटा t, ये आ गया। अब इस t का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो u प्लस वी बटा 2 और यहाँ आ गया t बराबर s, ये आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? बोलो बेटा। अब क्या करो कि v का मान रख दो, ठीक है, समीकरण 1 से v बराबर, ये देखो ना, ये आया ना अपने पास में u प्लस AT रखने पर, तो रखे बेटा अब इसको अपन यहाँ पे, तो u प्लस AT ये हमने रख दिया, ठीक है, और बटे में 2 और ये t बराबर s, ये आ गया। चलिए अब इसको देखो बेटा, u प्लस u कितना हो जाएगा, 2u है ना, u प्लस u 2u प्लस AT, ठीक है, और ये t बटे में 2 बराबर s, ये आ गया। अब कुछ नहीं करो, इस t का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, जगह है क्या, यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ देख लो। चलिए देखिए इधर t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस 2 तो नहीं होगा, AT स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s, ये आ गया बेटा। अब कुछ नहीं करो, ध्यान दो इधर, 2ut अपॉन में 2 सेपरेट करके लिख लो इसको अलग अलग, तो AT स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s, 2 से 2 कैंसिल, तो ut प्लस 1/2 लिख सकते हैं इसको, और AT स्क्वायर इज इक्वल्स टू s, ये देखो ये आ गया, गति का आपका दूसरा समीकरण भी आ गया बेटा। क्लियर, इस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। चलिए इतना हो गया, नोट कर लो उसको फटाक से, फिर अपन पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, तीसरा समीकरण निकालते हैं अपन, ओके, नोट कर लो इसको फटाक से। चलिए कर लिया, अब इसको रब करते हैं बेटा, ठीक है। अब थर्ड वाले को पढ़ेंगे अपन, ठीक है, थर्ड वाले को। क्लियर, तो इसको समीकरण 2, इसको 3 मान लो, काम करो, ठीक है, इसको 3 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है, तो समीकरण 2 मान लो, ठीक है। क्लियर, या इसको मान लो 2, ये इसको ले लो 2, ठीक है। क्लियर, चलिए बेटा अब क्या कर सकते हैं अपन, समीकरण 2 अपने काम में आएगा अब, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ। चलो देखो इधर, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में थर्ड वाला करना है अपन को, ठीक है बेटा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या है अपने पास में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है, ये लेके आना है बेटा, ठीक है। क्लियर, चलिए अब क्या करना है, देखो ध्यान से, तो हम जानते हैं, या फिर समीकरण तो समीकरण 2 क्या है बेटा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन नहीं है, एस है बस, ठीक है ये। तो अब हमें यहाँ पे t की वैल्यू रखना पड़ेगा बेटा, तो t की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन ने निकाला था a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये निकाला था, तो t को यहाँ पहुँचाओ, ये देखो ये AT हो गया, फिर v माइनस यू है ना, ये आ गया v माइनस यू, ये u है बेटा, है ना, ये देखो, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन a, ये t की वैल्यू आ जाएगी। अब इस t की वैल्यू को यहाँ रख दो, t बराबर v माइनस यू
अपॉन ए रखने पर, इसको रख दो अब। ठीक है, चलिए रखते हैं अब। तो रखें बेटा, तो कितना हो जाएगा, u प्लस v अपॉन 2, t की वैल्यू रखो v माइनस u अपॉन a, ये हमने रख दिया, इज इक्वल्स टू s। तो ये देखो 2a दिख रहा है आपको, ऐसा हो गया u प्लस v माइनस u। ठीक है, यही दिख रहा है। अब इधर देखो बच्चों, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, v प्लस यू भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस में, तो कर दें इसको। ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका v प्लस यू। ठीक है, और ये अपॉन में 2a इज इक्वल्स टू s। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो v प्लस यू v माइनस यू 2as, ये देखो ये 2 चला गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर, बेटा u थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये देखो, क्लियर। तो ये किसके बीच में संबंध बता रहा है, देखो ध्यान से, त्वरण तो आपका नियत रहेगा। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये विस्थापन s क्या है आपका बेटा, विस्थापन है। ठीक है, s क्या है, विस्थापन। ठीक है, तो गति का तीसरा समीकरण किसके बीच में संबंध बता रहा है, विस्थापन और वेग। किसके बीच में, विस्थापन और वेग। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, क्लियर। ये आप लोगों को होमवर्क में बताना है कि सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन जो है वो किसके किसके बीच में संबंध बताती है, किसके किसके बीच संबंध बताती है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि गति के जो समीकरण है अपन इनको समाकलन विधि और अवकलन विधि, इन दोनों विधियों से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिराइव करेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको।